हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम 11 अक्टूबर की 2023 की डेली न्यूज़ करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी जो पहली जो न्यूज़ है, अर्थशास्त्र में नोबेल जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार की भरमार आजकल चल रही है, ताकि डेली न्यूज़ में डेली डेली आपको दिख रहे होंगे। भौतिकी का, रसायन के क्षेत्र का, शांति का, इन सब का हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आज अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और इसके अंतर्गत आज की जो न्यूज़ है, एक ही न्यूज़ है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, और इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो न्यूज़ है 11 अक्टूबर 2023 प्रीलिम्स के लिए हमारे पास क्या कुछ कंटेंट रखा है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 में मतलब किसको दिया गया है, किस सब्जेक्ट के क्षेत्र में, और कौन सी मतलब उनके विषय के लिए उनको दिया गया है। श्रम बाजार में लैंगिक विषमता, ये एक मुद्दा है। औद्योगिकरण, लैंगिक वेतन अंतराल, जो महिला और पुरुष वेतन का अंतराल है, कहीं पर अगर जॉब करते हैं, एक महिला करती है और दूसरे उसी रैंक पर उसी हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको जॉब के लिए मतलब कुछ कम वेतन पुरुषों की अपेक्षा दिया जाता है। ऐसा कई जगह देखा जाता है। तो ये जो लैंगिक वेतन है, ये अंतराल, और गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं, ये मतलब चर्चा में हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023। देखिए, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है मेंस की दृष्टि से, जो आपका मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत वो पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत जो योजनाएं होती हैं, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे मतलब भी चर्चे में रहेंगे। और ऐसे मुद्दे तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वैसे भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसके क्षेत्र में वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी को मतलब एस्थर डुफ्लो उनको भी मिला था। तो जब हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, चर्चा में आपको पता ही चल गया होगा कि नोबेल पुरस्कार की मतलब वर्तमान में बांटे जा रहे हैं। स्रोत ये जो है इसका द हिंदू की खबर ये छपी हुई थी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का प्रदान किया गया है। अब आपका प्रश्न कैसे बनेगा, किसी भी स्टेट या जो एसएससी लेवल के एग्ज़ाम हैं और अदर जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग हो गया, इन सब में वर्तमान में कई सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता, आरओ एआरओ का भी क्वेश्चन ही मतलब ये जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है दिसंबर में शायद, तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। वर्तमान में एक ही महिला हैं और ये थर्ड महिला हैं जिनको नोबेल का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्लॉडिया गोल्डिन हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और अर्थशास्त्र 2023 का इनको पुरस्कार मिला है। और यह उनके शोध, इनका जो शोध है, इन्होंने किस पर मतलब अपना शोध किया है, किसके लिए उनको मिला है। श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए इनको ये जो इस पर इन्होंने शोध किया है, ये इनका विषय है कि श्रम बाजार जो वर्तमान का जो श्रमिक वर्ग है उसमें महिलाओं और पुरुषों की जो भागीदारी है, उन दोनों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, देखने को मिलता है, उस पर इन्होंने रिसर्च किया है और इसीलिए इनको नोबेल का पुरस्कार मिला है। गोल्डन इस पुरस्कार को जीतने वाली मतलब सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। इनसे पूर्व वर्ष 2009 में यह पुरस्कार एलिनोर ऑस्ट्रोम और ओलिवर ई विलियमसन को दिया गया था। मतलब वर्ष 2009 में इन दोनों लोगों को मिला था, और आपकी ओस्ट्रोम और विलियमसन को। वर्ष 2019 में एस्थर डुफ्लो को हमने आपको बताया कि अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो और उनके साथ में एक थे माइकल क्रेमर, 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये है नोबेल का जो पुरस्कार है अर्थशास्त्र। तत्सर्व ठीक है, ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं,
वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो डायनामाइट की खोज करी थी, उन्हीं के नाम पर अर्थशास्त्र का मतलब जो नोबेल पुरस्कार होते हैं उन्हीं के नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पर। अर्थशास्त्र में उनकी जो संपत्ति है, उन्होंने एक बैंक में, स्वीडिश बैंक में अपनी संपत्ति जमा करवा दी और उसी बैंक के द्वारा, अब देखिए इनके बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार क्या है? इसकी स्थापना जो होती है वर्ष 1968 में की गई थी, स्वेरिक्स रिक्स बैंक के द्वारा। स्वेरिक्स रिक्स बैंक है एक जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत में आरबीआई है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ का जो बैंक है स्वेरिक्स रिक्स बैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। डायनामाइट के आविष्कारक नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपना जो पूरी संपत्ति थी इनको मतलब ऐसे दान में रखती थी कि मतलब उन्होंने मतलब जो डायनामाइट होता है ये बहुत ही खतरनाक मतलब जो पदार्थ होता है वो होता है, इसलिए उन्होंने मतलब विश्व को मतलब एक ऐसे पदार्थ की खोज करी और उसके बाद में वो जो दुनिया को बर्बाद कर सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने भविष्य में एक अच्छा कार्य करने के लिए उन्होंने मतलब ऐसा मतलब जितनी भी उनकी पूंजी थी उन्होंने इसमें मतलब दे दी और उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने मतलब नोबेल पुरस्कार की स्थापना भी कर दी और उसके बाद में ये तब से दिया जा रहा है। वर्ष 1968 में इसकी स्थापना हुई। इसे आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल स्मृति में अर्थशास्त्र स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार कहा जाता है। मूल रूप से नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की इच्छा से स्थापित किए गए थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मूल रूप से दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों में से नहीं है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मूल रूप से दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं है, मतलब ये बाद में दिया गया है, मतलब इसको बाद में उजागर किया गया। यह पुरस्कार व्यक्तियों अथवा संगठनों को उनके असाधारण शोध, खोज अथवा योगदान के लिए सम्मान देता है। जिन्होंने अर्थशास्त्र की समझ और वास्तविक विश्व की समस्याओं के लिए इसके अनुप्रयोग को उन्नत किया है। अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार के लिए क्लाउडिया गोल्डिन का चयन क्यों हुआ, मतलब उन्होंने क्या किया? क्लाउडिया गोल्डिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं यूपीएससी के लिए। गोल्डिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करने में अग्रणी रही हैं। जो गोल्डिन है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो महिलाओं की जो भूमिका है उसके विषय में इन्होंने अध्ययन किया और कई सारी किताबें लिखी हैं। अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, और ये जो इनकी किताब हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन, जो यूएस की हैं, अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1990 में, और करियर एंड फैमिली वुमेन सेंचुरी लॉन्ग एंड जर्नी टूवर्ड इक्विटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस 2021 में इनकी जो प्रकाशित हुई। क्लाउडिया का कार्य क्या है? गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की आय और श्रम में बाजार में भागीदारी का पहला संपूर्ण विश्लेषण पेश किया है और उनके शोध से परिवर्तन के कारणों के साथ साथ शेष लैंगिक अंतर के मुख्य स्रोतों का भी पता चलता है। गोल्डिन के इस पथ प्रदर्शक कार्य ने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला है। साथ ही यह भी विश्लेषण किया कि आखिर पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर क्यों बना हुआ है, जबकि उच्च आय वाले देशों में कई महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर रूप में शिक्षित होने की संभावना रखती हैं। और यद्यपि उनका शोध अमेरिका पर केंद्रित था, लेकिन उनके निष्कर्ष अन्य कई देशों पर लागू होते हैं। मुख्य रूप से उन्होंने जो शोध किया है अपना यूएस पर ही किया है और ये जो उनका निष्कर्ष है कई सारे देशों पर लागू होता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? औद्योगिकरण से पूर्व महिलाओं की कृषि और कुटीर उद्योगों में संबंधित आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावनाएं होती थी पहले। हालांकि औद्योगिकरण और फैक्ट्री पर आधारित कार्य बढ़ने के साथ महिलाओं को नौकरी करने के लिए घर छोड़ने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी महिला कहीं भी अगर किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाएगी तो मतलब सिंपल सी बात है, उसको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। जो समाज होता है वो उस तरह का होता नहीं है, भेदभावी समाज है, वर्तमान में भी है, तब भी था, आज भी है।
और महिलाओं के साथ भेदभाव तो हमेशा से होता रहा है लगभग, मतलब क्योंकि पितृसत्ता है इसलिए महिलाओं के साथ में ऐसा होता है। हालांकि औद्योगिकरण और फैक्ट्री आधारित कार्य बढ़ने से के साथ महिलाओं को कामकाज नौकरी के लिए घर छोड़ने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सेवा क्षेत्र की भूमिका 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक सेवा क्षेत्र के विकास ने उच्च शिक्षा और रोजगारों के अवसर क्या करे हैं, महिलाओं की अवसरों तक महिलाओं की पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस क्षेत्र में महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश के अधिक अवसर प्रदान किए। विवाहित महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 20वीं सदी की शुरुआत कार्यबल कुल महिलाओं की हिस्सेदारी का लगभग 20% थी, किंतु विवाहित महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 5% थी। अविवाहित महिलाओं की ही मतलब अधिक बढ़त बनी हुई थी। गोल्डी ने कहा कि वैवाहिक प्रतिबंध कानून अक्सर विवाहित महिलाओं को शिक्षक और कार्यालय कर्मी के रूप में कार्यरत रहने और रोजगार से जुड़े रहने के लिए प्रतिबंधित करता है। श्रम बल की बढ़ती मांग के बावजूद भी श्रम बाजार के कुछ हिस्सों से विवाहित महिलाओं को बाहर रखा गया है। करियर विकल्पों की भूमिका अपने भविष्य और करियर को लेकर महिलाओं की अपेक्षाओं की लैंगिक वेतन अंतराल में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी माताओं के अनुभवों का महिलाओं के करियर संबंधी निर्णय पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिस कारण कई महिलाओं को काफ़ी बार ऐसे विकल्प का चयन करना पड़ा जो जरूरी नहीं कि दीर्घकालिक निर्बाध या फलदायी हों। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन पर इनकी माताओं का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और वो ज़रूरी नहीं कि वो जो कार्य होता है अपनी माताओं का ही कार्य सही लेती हैं और वो ज़रूरी नहीं कि मतलब दीर्घकालिक हो या काफ़ी लंबे समय तक हो या उनके जीवन के लंबे समय तक लॉन्गो लॉन्ग टाइम मतलब चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा ये कार्य होता है कि मतलब 5 साल चला उसके बाद में ख़त्म, जो वो होता है। अच्छा, होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि मतलब ये लंबा फलदायी हो या निर्बाध हो। गर्भ निरोधक गोलियों की भूमिका क्या है? 1960 के दशक के अंत तक उपयोग में आसान गर्भ निरोधक गोलियों की उपलब्धता से महिलाओं को प्रसव पर अधिक नियंत्रण रखने और अपने करियर और परिवार बढ़ाने की योजना का निर्माण करने में मदद की है। जो इस प्रकार की गोलियां होती हैं, ठीक है, वर्ष 1960 के अंत तक मतलब लगभग जो ये इस प्रकार की गोलियां बनी और उनके परिवार को देखिए, जब महिला का परिवार असीमित हो जाता है तो महिला उसी में फंस जाती है। जब महिलाओं का परिवार नियंत्रण होता है कि अगर मतलब अभी मतलब काफ़ी दिन पहले हमारे यहाँ पर क्या चल रहा था, बच्चे दो ही अच्छे। तो ऐसे सिस्टम जो ऐसे नारे चलते हैं या ऐसी योजनाएं चलती हैं और जनसंख्या नियंत्रण, वाकई में जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 8 अरब से ज़्यादा हो गई है। तो भारत की जनसंख्या नंबर 1 पर पहुंच भी गई है, आप लोगों को पता है। तो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने में देखो पुरुष और महिला दोनों का योगदान होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो ज़िम्मेदारी होती है, अधिकतर किसकी होती है? महिला की ही होती है, क्योंकि घर में अधिकतर महिलाएँ ही रहती हैं, तो ज़िम्मेदारी घर में महिलाओं की ही होती है। तो अपने बच्चों को पालने के लिए माताओं की भूमिका ज़्यादा होती है। इसी बड़ी संख्या में महिलाओं ने कानून, अर्थव्यवस्था और चिकित्सा जैसे विषयों का अध्ययन किया और रोजगार विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी। पेरेंटहुड, माता-पिता बनने के बाद वेतन अंतराल पर प्रभाव हो जाता है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार के बावजूद लैंगिक वेतन में भी अभी बड़ा अंतराल देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? महिला और पुरुष दोनों एक ही जगह पे जब भी जॉब करते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है कि महिला की सैलरी कम होती है, पुरुष की ज़्यादा होती है। क्योंकि जो एक मेंटालिटी बनी हुई है कि महिला कम प्रोडक्टिव होती है और जो पुरुष होता है वो अधिक प्रोडक्टिव है। क्योंकि जो वहाँ पर जो भी लोग मतलब सर्विस देने वाले लोग होते हैं, मतलब जो नौकरी देते हैं वो लोग, इस चीज़ की मेंटालिटी मतलब पितृसत्ता को हमेशा याद रख के वो ऐसा पैमाना ही बनाते हैं और महिलाओं की सैलरी कम होती है और पुरुषों की सैलरी ज़्यादा होती है। उनको लगता है कि महिलाओं की कभी-कभी महिलाएँ मतलब पुरुषों से ज़्यादा कार्य करती हैं। कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि देखिए, बात ये है कि प्रोडक्टिव कौन ज़्यादा हो सकता है वो उस पर निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर कभी कमज़ोर लेबर आपको श्रमिक मिला तो हो सकता है कि वो महिला ज़्यादा कर ले, पुरुष कम करे। ऐसा भेदभाव या सैलरी में या अगर किसी की रैंक अगर मतलब किसी व्यक्ति की जॉब अगर समान है तो सैलरी भी समान होनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, असमानता में कमी
लाएंगे और एसडीजी गोल 10 नंबर को कम कर पाएंगे, है ना। तो वेतन अंतराल को बढ़ाने में पेरेंटहुड की बड़ी भूमिका रही है। तो आज की जो न्यूज़ है, एक ही इतनी ही न्यूज़ थी हमारे पास और कवर कर दिया हमने और आपको समझा भी दिया। आशा करूँगा कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर कम कर रहे हैं आप लोग, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट करते रहें दोस्तों और वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। तो ऐसे हम न्यूज़ कवर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कहाँ कौन सी न्यूज़, क्वेश्चन भी बताते रहेंगे आपको कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। नोबेल पुरस्कार लगभग अब समाप्त हो चुके हैं और अब आगे की न्यूज़ कल की देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।